तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो जो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो 11th क्लास से रिलेटेड है, जो कि मैं सारे चैप्टर के MCQs कराने जा रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चारों ही चैप्टर के MCQs कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल के पेपरों में जो क्वेश्चन, जो MCQs आपके निकले हैं, उन्हीं सबको छांट कर मैंने इस पूरी एक वीडियो में आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दिया है। पहला चैप्टर है बेटा हमारा हिस्ट्री का, जिसका नाम है लेखन कला और शायरी जीवन। इस चैप्टर के MCQs को देखते हैं, जो कि आज का हमारा पहला MCQs है। तो पहला MCQs है बेटा, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किससे संबंधित है, किस भाषा से, तो वो है आपका यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था, तो वो है आपका दजला और फरात। ध्यान रखना कौन सा है, दजला और फरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों को मिलाकर बना है, तो वो है मैसोस और पोटेमस। ध्यान रखना मैसोस और पोटेमस को मिला के बना है ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है, तो वो है आपका इराक। ध्यान रखना वो है आपका इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी, तो बेटा मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो शहरी जीवन के लिए भी थी, समृद्ध साहित्य के लिए भी थी और गणित के लिए भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो वो हुई थी 1840 के दशक में। कब हुई थी, 1840 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों महत्वपूर्ण था, तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया, क्योंकि जो यूरोप वासी थे ना वो मेसोपोटामिया को अपना इसलिए मानते थे क्योंकि जो उनकी एक बुक थी जिनको बाइबल कहते हैं, उनकी जो एक धार्मिक बुक थी, उस धार्मिक बुक में कहीं ना कहीं जो ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का जिक्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बेटा, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी, तो वो था आपका इराक, ठीक है। कांसा किन चीजों से मिलके बनाया, कांसा किन चीजों से मिलके बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा और रांगा से मिलके बनाया। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी, तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की कमी थी। खनिज संसाधन का मतलब वही आपके धातु हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे, ठीक है ना, इन सबको क्या बोला जाता है, खनिज संसाधन। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सिप्पी ये सब कहाँ से मंगवाते थे, तो ये सब वो मंगवाते थे तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देशों से मंगवाया करते थे बेटा जी। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी वो लगभग कितनी पुरानी थी, तो वो थी आपकी बेटा 3200 ईसा पूर्व। ध्यान रखना वो थी आपकी 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के लोग जिन पट्टिकाओं पे लिखते थे वो पट्टिकाएं कैसी होती थी, वो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी। किसकी पट्टिकाएं होती थी, मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी। ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का सबसे पुरानी भाषा जो थी वो कौन सी थी, सुमेरियन। ध्यान रखना मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा की जगह किसने ले ली थी, तो वो ले ली थी अक्दी ने। किसने ले ली थी बेटा, अक्दी ने ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर जो शब्द था वो किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, तो वो हमारा करा जाता था चंद्र देवता के लिए। जो उर जो थे वो मेसोपोटामिया के चंद्र देवता थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उरुक क्या था, तो उरुक एक मेसोपोटामियाई शहर था, ठीक है। उरुक क्या था, मेसोपोटामियाई शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेम व युद्ध की देवी किसे माना जाता था, तो वो थी हमारी इनाना। ध्यान रखना वो हमारी कौन थी, इनाना। इनाना को प्रेम व युद्ध की देवी माना जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर खूब फला फूला। किस रूप में फला फूला, शाही राजधानी के रूप में फला फूला। मारी के जो राजा थे वो किस समुदाय के थे, वो एमोराइट समुदाय के थे। किस समुदाय के थे, एमोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस द्वीप अलाशिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइप्रस द्वीप अलाशिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था, वो था बेटा तांबा और टीन के लिए। तांबा और टीन के लिए काफी
फेमस था। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? तो वो है आपका गणित, काल गणना, ठीक है ना, ये सब कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है। परिवहन का सबसे सरल, सबसे सस्ता जो साधन है वो क्या है? वो है आपका जलमार्ग, वो है आपका जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, चैप्टर नंबर 2 हो गया हमारा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। चैप्टर नंबर के 1 के जो भी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो वो यूरोप का भी क्षेत्र था, वो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र था, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र था। याद रखना। पेपायरस क्या था? तो पेपायरस एक पौधा था, ठीक है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखी गई लिपि को हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। हाथ से लिखी गई लिपि को हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, तो कौन से लोग? तो आप बोलोगे ईरान, ठीक है ना, ध्यान रखना, ईरान, ठीक है। कौन निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय था वो था आपका भूमध्य सागर। ध्यान रखना, वो क्या था? भूमध्य सागर। जो पहला राजा था ऑगस्टस, इसने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या बोला गया था? प्रिंसिपेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, उसे प्रिंसिपेट बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें डैश वर्ग को शामिल किया गया था। अब जो सेनेट थे ना, सेनेट रोम के अंदर एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन वर्ग भी थे, अभिजात वर्ग भी थे और जमींदार भी थे। ध्यान रखना। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने पाबंदी लगा दी थी? तो वो था आपका बेटा गैलिनस। ध्यान रखना, वो कौन था आपका? गैलिनस राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन से थे? तो वो 3 मुख्य खिलाड़ी थे, ध्यान रखना, सम्राट, सेना, सेनेट, ठीक है ना, सम्राट, सेना और सेनेट, ट्रिपल एस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में ससानी वंश ने, जो ये एक आक्रामक वंश था, कब उभर कर सामने आया? तो 225 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? वहां पे एकल परिवार का चलन था। किसका चलन था? एकल परिवार का चलन था, याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फोरा शब्द क्या था? एम्फोरा शब्द का मतलब ये था मटका या तो कंटेनर, ठीक है ना, मटके के लिए भी यूज होता था और कंटेनर के लिए भी यूज होता था। कौन सा? एम्फोरा शब्द। नेक्स्ट है, रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों के अवशेष मिले। तो एक जगह थी जिसका नाम था आपका मोंटी टेस्टेकियो, वहां पर जो मटकों के जो कहीं ना कहीं अवशेष मिले थे वो 5 करोड़ से भी अधिक। मटके मतलब कंटेनर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? तो सिकंदर थे यूनान के किस राज्य के शासक थे? तो वो बेटा मकदुनिया। ध्यान रखना, किसके शासक थे? मकदुनिया। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य की राजकीय धर्म कब बना? ध्यान रखना बेटा, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म बना था वो बना था 4वीं शताब्दी में। कब बना था? 4वीं शताब्दी में। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? तो ईसाई धर्म को जो कहीं ना कहीं राजकीय धर्म बनाने वाले जो रोमन साम्राज्य में थे तो वो हमारे कौन से राजा थे? कॉन्स्टेंटाइन। ध्यान रखना, कॉन्स्टनटिन, ठीक है ना, याद रखना, कॉन्स्टेंटाइन, थोड़ा सा नाम अलग है, याद कर लेना। रोमन शहर में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन होता था। वो जो कहीं ना कहीं जो मनोरंजन होता था वो वर्ष में कम से कम कितने दिन तक चलता था बेटा जी? वो चलता था 176, यानी कि 176 दिन तक चलता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का जिसका नाम दिनारियस था, उसका कितना वजन था? तो उसका वजन था 4.5 ग्राम। ध्यान रखना, कितना था? 4.5 ग्राम। स्पेन किसके लिए प्रसिद्ध था? जैतून के तेल के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कर लिए। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो जो मंगोल थे ना बेटा जी,
ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और ये पशुओं को पालते थे और ये शिकारी संग्राहक थे, यानी कि शिकारों को इकट्ठा करते थे। जो भी शिकार करते थे उनको इकट्ठा करने का काम करते थे। कौन? मंगोल। बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गैर यूनानी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्बर का मतलब क्या होता है? गैर यूनानी होता है। चीन की महान दीवार का निर्माण जो करा गया था वो क्यों किया गया था? ताकि यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा करी जा सके। ध्यान रखना बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यायावर जो लोग थे वो कौन थे? वो घुमक्कड़ लोग थे बेटा। कौन थे? घुमक्कड़। मंगोल कबीले के सरदार की सभी पूरी लताई ने चंगेज खान को किस रूप में विभूषित किया? किस रूप में उपाधि दी? समुद्री खान और सार्वभौम शासक। ध्यान रखना, समुद्री खान और सार्वभौम शासक। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खान का बेटा प्रारंभिक नाम था तेमुजीन। ध्यान रखना, मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता है? महान राष्ट्र नायक। ध्यान रखना, उसको वहां पर ना महान राष्ट्र नायक के रूप में माना जाता है। चंगेज खान की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी बेटा जी? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी 1227 में हुई थी। कब हुई थी? 1227 में हुई थी। चंगेज खान के पिता का नाम बताइए। तो चंगेज खान के पिता का नाम था येशुजेई। ध्यान रखना, क्या नाम था? येशुजेई। मंगोल जो थे वो क्या नहीं करते थे? मंगोल कृषि नहीं करते थे। अच्छा, क्या क्या करते थे? वो पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, ठीक है ना। क्या नहीं करते थे? तो आप बोलोगे कृषि नहीं करते थे। पैकिंग नगर को कब लूटा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पैकिंग एक नगर था, उसको कब लूटा गया था? 1215 में लूटा गया था। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हमने पढ़ लिया था। चंगेज खान के 4 पुत्र के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तो चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे उसको जो उनकी जो नई सैनिक टुकड़ी दी गई थी चारों को, उनको क्या कहा जाता था बेटा? उनको बोला जाता था नोयाज। क्या बोला जाता था? नोयाज बोला जाता। चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनने का संकेत दिया और उसे कौन सी उपाधि सम्मानित किया? तो बेटा वो था, उसका जो पित्र था वो था ओगुदेई। ध्यान रखना, उसको महान खान के रूप में उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना, क्या नाम था उसका? ओगोदुई। चंगेज खान ने कौन सी पद्धति अपनाई थी जिसे वह दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क रखता था? तो उस पद्धति का नाम था बेटा हरकारा पद्धति। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर पे आता है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है 3 वर्ग। 3 वर्ग का पहला जो एमसीक्यूज है वो है, सामंतवाद शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो वो है जर्मन भाषा के शब्द से बना है। और जर्मन भाषा के किस शब्द से बना है? फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। ध्यान रखना बेटा, नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था? तो इसको जीता था 11वीं शताब्दी में। कब जीता था? 11वीं शताब्दी में जीता था। नेक्स्ट है बेटा, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो पादरियों को स्वयं ने प्रथम वर्ग में रखा था। अभिजात वर्ग के बारे में बताइए। तो अभिजात जो वर्ग थे उनके पास खुद की कहीं ना कहीं उनके पास सैन्य क्षमता थी, उनके पास खुद की बड़ी बड़ी जमीनें होती थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण होता था। वह अपना न्यायालय लगा सकते थे, वह अपनी मुद्रा भी चला सकते थे। मैनर शब्द से संबंधित, मैनर का मतलब क्या होता था? घर। मैनर क्या होता था? घर होता था। फीफ के बारे में बताइए। आपको पता है फीफ जो था वो भूमि का टुकड़ा था, ठीक है ना, भूमि का भाग होता था। इसको उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। और ये जो भूमि का टुकड़ा होता था ना, ये जो भूभाग होता था, ये 1000 से 2000 या उससे भी ज्यादा होता था, ठीक है। चर्च जो एक वर्ष में किसानों से जो उपज का 10वां हिस्सा लेता था उसे क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था बेटा जी टीथ, ठीक है ना, इंग्लिश में टाइथ बोलते हैं, ठीक है। ऑबेस हिल्डेगार्ड कौन था? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? तो वह एक संगीतज्ञ थे, ठीक है। भिक्षु का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निर्णय लिया, उन्हें किस नाम से जाना गया था? फ्रायर। बेनेडिक्टिन क्या था? बेनेडिक्टिन क्या है? तो आप बोलोगे बेनेडिक्टिन
मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक है। ध्यान रखना, बेनेडिक्टिन क्या है? मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक है। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। तो ये किस भाषा के उससे बना है? तो बेटा जी ये आपका कह सकते हो फ्रेंच भाषा से बना, ग्रीक भाषा से बना है, सॉरी किससे बना है? ग्रीक से बना है। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। इंग्लैंड में किसान ने कब विद्रोह किया था? तो वो करा था बेटा 1381 में करा था। कब किया था? 1381 में। सेंट बेनेडिक्ट मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? तो हुआ 529 AD यानी कि 1529 AD। ऐसा टैक्स जो राजा किसानों से लेता था उसको क्या कहते थे? टैली। कलूनी मठ की स्थापना कब हुई थी? 910 में हुई थी और ये बरगंडी में हुई थी। ध्यान रखना बेटा जी। इसी के साथ आपके सारे के सारे यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चारों चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज आपको करा दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके अलावा आपको कोई भी एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लोगे एमसीक्यूज बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर जो 3 है यायावर साम्राज्य, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को मैं आपको कराने वाला हूँ। और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, बाय।